नंबर 21 क्वेश्चन पेपर 12, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो इसमें से कौन सी रीजनेबल एस्टिमेट नहीं है फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज टेलिंग यू। 2 फॉर द पावर डिस्प्लेड बाय द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल। तो बेसिकली 2000 वॉट्स बोले जा रहे हैं। अच्छा 2000 वॉट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल करती है। ये बोलते हैं भाई 400 मीटर क्यूब पानी होता है स्विमिंग पूल में। 5 × 10⁵ फॉर द मोमेंटम, यानी 5, 1 2 3 4 5 इतना ज्यादा मोमेंटम होगा एक लॉरी का। और ये बोल रहे हैं 600 न्यूटन जो वेट है एक हॉर्स का, वो ये आपको बोल रहे हैं। तो कौन सा आप लोगों को जो है वो गलत लग रहा है। एक इंसान के बच्चे का जो वेट होता है, एक इंसान के बच्चे का जो वेट होता है, वो हमें पता है कि एक टिपिकल ग्रोन मैन इज अबाउट 60 kgs एंड अज्यूमिंग ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन टू बी 10 अप्रोक्सीमेटली। तो उसका तकरीबन 600 होना चाहिए, ये आदमी का होना चाहिए। दिस दिस शुड बी फॉर अ मैन, ठीक है। 60 kg अप्रोक्सीमेट मास जो है वो एक आदमी का होता है। हॉर्स तो आपसे बहुत बड़ा होता है, ये 600 न्यूटन नहीं हो सकता, ठीक है। इट कांट बी 600 न्यूटन फॉर द हॉर्स, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। 2000 वॉट्स एक इलेक्ट्रिक केटल यस खा सकती है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। आपके जो ओवन टोस्टर्स वगैरह देखोगे, जो भी चीजें ऐसी गर्म करती हैं वो इतनी खा जाती है, उनको मसला नहीं होता, ठीक है। 4 × 10⁻² फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल। तो हो सकता है इट्स अ स्विमिंग पूल जो 4 मीटर बाय 10 मीटर है, ठीक है। 10 10 100, हाँ। तो 4 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर, 10 मीटर अच्छे खासे होते हैं, लग रहा है हमें भी, ये भी ठीक लग रहा है कि यार ये भी सही है तकरीबन हिसाब इसका। अच्छा 5 × 10⁻⁵ फॉर द मोमेंटम ऑफ अ लॉरी मूविंग अलोंग ए रोड। अच्छा नाउ लॉरी जो होती है, लॉरी भी काफी भारी होती है, ठीक है। आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर क्या लॉरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम थिंकिंग जो इनका लॉरी से मकसद है ये कोई वहीकल है। दिस इज मोस्ट डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ वहीकल दैट इज नोन एज अ लॉरी, ठीक है। बिकॉज दिस कांट भी वो हमारे जो जिसमें सीमेंट लेके जा रहे होते हैं उसको लॉरी नहीं बोल सकते हैं ये। हाँ जी, तो लॉरी जो है इनकी जुबान में जो लॉरी होती है ना, ये भी हम थोड़ा ध्यान में रख लें कि इनकी जुबान में लॉरी क्या है। लॉरी इनकी जुबान में ये है, किधर गया, ये है इनकी जुबान में लॉरी। नाउ दिस इज नॉट द टिपिकल जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होगा, कि जो मेरे दिमाग में आया है कि वो नहीं जो सीमेंट लेके जा रहे थे उसमें छोटी सी कार्ट होती है, उसमें से वो लगा मुझे लॉरी बोल रहा है, लेकिन लॉरी ये है, दिस इज अ होल ट्रक, ठीक है जी। तो सही, अगर एक छोटी गाड़ी का मास 1000 kg होता है तो इसका 5000 kg से कम तो नहीं होने वाला, ठीक है। 5000 kg, 5000 kg भी कम बोल रहा हूँ, लेकिन 5000 kg, चलो 5000 kg चलो कह लेते हैं, मास इसका 5000 kg है, ठीक है। अब अगर ये 5000 भी नहीं होगा इसका, तो काफी ज्यादा होगा, खैर 100 मीटर पर सेकंड पे तो जाने से रही है। तो कुछ होगा, इट मस्ट बी सम हाई वैल्यू, मतलब मे बी 10,000 kg और समवेयर अराउंड दैट, ठीक है। और 50 मीटर पर सेकंड में भी जा रही होगी ये, तो ये इतना आ जाता है इसका मोमेंटम, ठीक है। सो सीम्स लाइक अ रीजनेबल एस्टिमेट। लॉरी काफी भारी होती है, ठीक है। 10,000 kg भी मोस्ट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कम ही बोल रहा हूँ, इट शुड बी मच मोर हैवियर देन दैट। सो फील्स लाइक कि हॉर्स का जो जो हमें बताया हुआ है हिसाब, वो एक इंसान के बच्चे का बता दिया, हॉर्स का नहीं बताया है, ठीक है। सो डी इज दी रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा विच क्वांटिटी कुड हैव यूनिट्स न्यूटन मीटर पर वोल्ट। अच्छा कर लेते हैं, न्यूटन के क्या होते हैं, न्यूटन को याद है आप लोगों को, न्यूटन के एसआई बेस यूनिट्स क्या आते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर वोल्ट। अच्छा वोल्ट के थोड़ा सा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वोल्ट आप निकाल सकते हो वर्क डन अपॉन चार्ज से, ठीक है जी। वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज क्या है आपका, एम्पेयर सेकेंड है, ठीक है जी। अच्छा अगर आपका चार्ज एम्पेयर सेकेंड है तो ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब्ड एम्पेयर -1 इंटू के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पेयर -1। दिस लुक्स हॉरिफिक, ठीक है। अच्छा के जी स्क्वेर्ड मीटर की पावर 4 सेकेंड की पावर -5 एम्पेयर की पावर -1। दिस इज डेफिनेटली नॉट एक्सेलरेशन, डेफिनेटली नॉट चार्ज एंड डेफिनेटली नॉट करंट, ठीक है। दिस मोस्ट प्रॉब्ली विल बी रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस के लिए भी कुछ गलत सुलत लग रहा है, ये रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है ये क्या हुआ है ये हमारे साथ। न्यूटन मीटर पर वोल्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जब भी तो कहूँ ये क्या अजीब उल्टे सीधे यूनिट्स आ रहे हैं ना, कोई ये गलत, ये न्यूटन मीटर पर वोल्ट है, यानी ये चीज डिवीजन में,
सॉरी माय बैड। अब बताइए क्या हो रहा है हमारे साथ। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब्ड एम्पेयर -1। ठीक है। अच्छा अगर हम इसको देखते हैं सही तरीके से, सो केजी उड़ा दो, मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर कैंसिल, राइट, मीटर स्क्वायर ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे कैंसिल। अच्छा बाकी हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एम्पेयर सेकंड -3 ऊपर जाएगा, सेकंड +3 हो जाएगा, उसमें -2 करोगे तो सेकंड रह जाएगा। एम्पेयर सेकंड किसके थे, एम्पेयर सेकंड अभी डिस्कस किया था, चार्ज के थे। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ज, सही है जी। अच्छा, an object is acted upon by two forces, 10 newton in the vertical direction, 6 newton at 40 degree to the vertical as shown. What is the resultant force acting on the object? ठीक है जी। एक कंपोनेंट इसका यूं आ रहा है और एक कंपोनेंट इसका यूं आ जाएगा। ठीक है जी। ये हो जाएगा 6 cos 40, ये हो जाएगा 6 sin 40। ठीक है जी। 10 में से अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव बोल दूं, ठीक है जी, या अपवर्ड पॉजिटिव नहीं बोलूं, नजर भी आ रहा होगा, तो 10 में से 6 cos 40 निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो रिजल्टेंट का, वो होगा 10 में से जब मैं 6 cos 40 निकाल रहा हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऐसा होगा, ये यहां से बना दो, ऐसा होगा। ठीक है जी। और ये आ रहा है 6 sin 40। ठीक है जी। और फिर आपका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो यहां से लेके यहां तक इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू 6 sin 40 होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 cos 40 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है जी। तो ये आंसर क्या आ रहा है, और एंगल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल भी विद दी वर्टिकल निकालना है, तो एंगल विद द वर्टिकल। अच्छा, रिजल्टेंट आ रहा है 6.6, एक ही आंसर है 6.6 वाला। बाकी आप कंफर्म कर सकते हो। एंगल एंगल कैसे आएगा, एंगल आएगा tan थीटा विल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एडजेसेंट, 10 - 6 cos 40, तो थीटा इधर से आ जाएगा 35.5 आ रहा है, विच इज the angle that they've given 36 degrees। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अच्छा ये क्या है, an analog ammeter with a range of 0 to 250 milliamperes connected into an electrical circuit। the diagram shows the ammeter's display। ठीक है, ये ammeter का डिस्प्ले है। what is the reading on the ammeter। अच्छा, रेंज क्या है इसकी, 0 to 250 मिली एम्पेयर है। ठीक है जी। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई जब 10 मिली एम्पेयर 10 दिखा रहा है ये, तो 10 जो है वो 250 मिली एम्पेयर दिखा रहा होगा। ठीक है जी। तो अभी क्या दिखा रहा है ये हमको, ये हमें दिखा रहा है 5.56 नहीं, 6 7 8 9 10, तो 6 7 और ये 7.5 लग रहा है मुझको, नहीं 7.5 नहीं, 7.2 7.4 7.6 है, 7.6 है। तो 7.6 पे x मिली एम्पेयर आ रही होगी रीडिंग, राइट, 10 दैट इज गोइंग टू बी 190 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, दैट इज D। Students take readings of the volume of a liquid using three different pieces of measuring equipment X, Y, and Z. The true value of the volume of liquid is V। The students' results are shown। How many pieces of equipment are precise and how many are accurate। तो याद होगा हम ऐसा कर चुके हैं, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये रिपीट नहीं है, एग्जैक्ट काफी हद तक सिमिलर है, बस एक चीज इसमें से एक ग्राफ डिफरेंट है। दिस शैल बी एक्यूरेट, क्योंकि मीन उसकी वॉल्यूम पे ही पड़ रहा है, लेकिन इम्प्रिसाइज। ये जो है इज इनएक्यूरेट बट प्रिसाइज, एंड दिस वन इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है, याद होगा जो हमने क्वेश्चन पहले किए हैं, वो वाला क्वेश्चन जो है वो यूं जाता है, इट्स लाइक दिस, और फिर हम उसको इम्प्रिसाइज भी, उसको हम इम्प्रिसाइज भी बोलते थे और इनएक्यूरेट भी बोलते थे, क्योंकि ये एंड नहीं कर रहा था, उसमें कोई सिमेट्री मिमेट्री नहीं आ रही होती थी, तो उसकी वजह से जो वो दिखा रहे होते थे मीन वहां पे नहीं आ रहा होता है मीन। ठीक है, सो इट शैल बी डी एज अकॉर्डिंग टू मिसबा, जो बोला जा रहा हमने सारी ये वर्कआउट भी कर लिया। ठीक है। अच्छा, which graph shows the variation with time of the velocity v of an object falling vertically downwards in a vacuum। तो कोई चीज अगर वैक्यूम में गिर रही हो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। वेरी गुड, इट शुड बी डी। हम अगर रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी 0 से शुरू हुई,
एंड देन बिकॉज ऑफ सम डाउनवर्ड कंपोनेंट ये जो है वो एक्सीलरेट कर रहा होगा यूनिफॉर्मली बिकॉज ऑफ a constant acceleration, ठीक है। सो इट शैल बी डी अगेन, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा सा कुछ इनको चीजें बतानी चाहिए, वैक्यूम में है, वैक्यूम में कहाँ है, अर्थ की सरफेस के करीब है, कहाँ है, क्या हो रहा है सीजन, वो नहीं बताया हुआ, लेकिन खैर हमने अज्यूम कर लिया भाई वही होगा, ठीक है। अच्छा, a projectile is fired from point P with a velocity v at an angle of theta to the horizontal. It lands at point Q, a horizontal distance r from P. Air resistance is negligible. The acceleration of free fall is g. Which equation for r is correct? अच्छा, अभी हमें r निकालना है, r क्या है? अच्छा जी, and there is a lot of sin theta, cos theta, v square और blah blah and all of the things that we need to be doing. अच्छा, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी के हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। हमें दिया हुआ है कि v जो है एट एन एंगल ऑफ थीटा पे लॉन्च होता है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट बना दो जल्दी से, इधर से ही cos थीटा आएगा और sin थीटा। दिस शैल बी v cos थीटा एंड दिस शैल बी v sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली तो अगर हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो हम क्या करते थे, हम लेते थे s इक्वल्स टू ut हॉरिजॉन्टली, और इससे काफी आसानी से रहता, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि टाइम दिया होता था, राइट। अभी हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो v cos थीटा इक्वल्स टू, सॉरी v cos थीटा कह रहा हूं, r इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू t, ठीक है। टाइम नहीं है भाई हमारे पास, टाइम कहां से लेके आए, टाइम ऐसा करते हैं हम वर्टिकल मोशन से ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें साइन थीटा भी लाना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वर्टिकल मोशन से ही आ रहा है, और किधर से और किसी जगह से नहीं आ रहा है। अच्छा, वर्टिकली अगर हम सॉल्व करें तो वर्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, वंस अगेन आई शैल बी यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। मुझे टाइम कहाँ का लेना है, मुझे टाइम यहाँ का लेना है कि मैं यहाँ से गया यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली जीरो है, ठीक है। पी से क्यू ऊपर नीचे नहीं है, पी की लाइन में ही है, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। एक वो भी कह लेते हैं, बना लेते कन्वेंशन, वरना मसला बन जाएगा। और राइट वर्ड इज पॉजिटिव। u क्या है, u अगर मैं अपवर्ड्स बोल रहा हूं तो ये हो जाएगा v sin थीटा t प्लस हाफ g एंड देन t स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, सारी काइनेमेटिक्स भूल गया हूं मैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होती है, नेगेटिव लेंगे हम इसको, माइनस जी और टी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा v साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू v साइन थीटा टी, और t उड़ा दो और ये आ जाएगा ये, तो t असली में क्या आ रहा है, t आ रहा है v साइन थीटा टू और g से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको उठा के इधर डाल देते हैं, तो रेंज क्या आ रही है हमारे पास, रेंज आ रही है v cos थीटा इंटू टू वी साइन थीटा अपॉन जी। सो लेट सी, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, टू वी इंटू वी, वी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, बी हो गया ये इसका आंसर। A book of weight W is at rest on a table. A student attempts to state Newton's third law of motion by saying that action equals reaction. ठीक है। If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? अगर weight action है बुक का, तो रिएक्शन किस चीज में एक्सप्रेस हो रहा होगा, कैसे एक्सप्रेस हो रहा होगा। देखो, एक्शन रिएक्शन का ये याद रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर सबसे पहले तो इक्वल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड। एक्शन रिएक्शन पेयर दूसरी चीज क्या होती है, इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वेरी गुड, नहीं अलमा आप भी गलत हो, तो इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नंबर तीन ये कि इट एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। नंबर 4 और 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 4 ये कहता है कि दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। तो सेम नेचर की होनी चाहिए, यानी मतलब ये है कि अगर एक चीज वेट है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ऐसा हो नहीं सकता आप वेट का रिएक्शन कहो कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप एक ऐसे तो वेट का रिएक्शन जो है वो अपथ्रस्ट है या ड्रैग फोर्स है या ये है या वो, ठीक है। जैसी फोर्स है वैसी ही होगी, एग्जैक्टली द सेम। और पांचवी चीज है जो सही तरीके से हमको सब चीजें समझाती है, वो ये बोलती है, भाई देखो, अगर ये बॉटल इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये पेन वापस से इसी बॉटल पे फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है, अगर ये बॉटल इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये पेन उतनी ही ताकत से इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन वापस से बॉटल पर ही फोर्स लगा रहा होगा और कहीं नहीं जाएगी फोर्स। तो वेट W किस फोर्स की वजह से आ रहा है, वेट W इज बिकॉज ऑफ द अर्थ।
अर्थ इज पुलिंग द बुक डाउन, अगर अर्थ बुक को नीचे खींच रहा है तो बुक भी अर्थ को ऊपर खींच रही होगी विद द एग्जैक्ट सेम फोर्स. सो देयर इज अ फोर्स W एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द बुक. ठीक है, ये हमने डिस्कशन करी थी न्यूटन थर्ड लॉ में. आई थिंक इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ फोर्सेस. अच्छा, दूसरी बात भी समझ लो इसमें कि अक्सर बेशतर भी सवाल आएगा कि यार देखो, अगर हर चीज, वैसे तो अर्थ हर किसी को खींच रहा है, you know, सब इंसानों को खींच रहा है, बीच में सब इमारतें इमारतें जो भी माउंटेन्स वगैरह जो भी है अर्थ के ऊपर, वो सब अर्थ के अंदर अर्थ खींच रहा है अपने पास. ठीक है, तो इसका मतलब है सब बाकी वापस भी खींच रहे हैं उसको, तो अर्थ क्यों नहीं कहीं जा रहा? अर्थ शुड मूव, इट शुड डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ दैट. तो वो इसका रीजन ये है कि देखो यार, फोर्स जो है ना वो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है जब आपका कांस्टेंट मास होता है. अगर 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 आपका मास बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो आपको एक्सेलरेशन बहुत बड़ी प्रोड्यूस करी जा सकती है बिकॉज आपका मास ही बहुत छोटा है. ठीक है, इसको समझ लो इस तरीके से, मास जो है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. ठीक है, तो बेसिकली इस बात को समझ लो कि अगर आपका मास बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो आपकी एक्सेलरेशन बहुत बड़ी आएगी. अगर आप एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दो दो चीजों पे, उसमें से एक चीज जो इसका मास छोटा, तो आप इसको एक्सेलरेशन बहुत, इसी वजह से इंसानों पे बहुत एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 9.81 की. इसी तरह से एक बॉल होगी या कुछ भी होगी, उन पे बहुत बड़ी बड़ी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. लेकिन अर्थ जो है उसका मास आपसे कंपेरेबल नहीं है. अर्थ का मास जो है वो 6.0 इंटू 10 to the power 24 kgs है. 6.0 इंटू 10 to the power 24 kgs बहुत ज्यादा मास है. अगर आप उसको, अगर अर्थ आपको खींच रहा है 60 न्यूटन से, तो आप अर्थ को 60 न्यूटन से खींच भी लो ना, तो अर्थ का क्योंकि मास जो है वो 6 इंटू 10 to the power 24 kg है, तो आप उसकी एक्सेलरेशन खुद निकाल लो, वो नेग्लिजिबल आएगी. 60 डिवाइड बाई 6 इंटू 24, दैट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10 to the power -23. यानी ये बोला जा रहा है हमको कि आपकी जो वेलोसिटी चेंज करेगी वो 1 इंटू 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चेंज कर रही है. ठीक है, इस हिसाब से चेंज कर रही है. दिस इज अ नेग्लिजिबल नंबर, वेलोसिटी चेंज नहीं करी, इसलिए अर्थ को कुछ फील नहीं होता. ठीक है जी, अर्थ पे चीजें नहीं खींचती, लेकिन अर्थ को सन खींच लेता है. वो क्यों? बिकॉज सन जो फोर्स लगा रहा है अर्थ पे वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसीलिए अर्थ रेवोल्यूशन में रह रहा है. ठीक है जी, और सन को भी अर्थ नहीं खींच सकता. अर्थ सन को अपनी जगह से नहीं हिला सकता, लेकिन सन जो है वो मिल्की वे में एक ब्लैक होल के अराउंड घूम रहा है जो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, सन से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मास है उसका. ठीक है, तो ये बात समझनी है हमेशा. न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑलवेज 110% ट्रू. कोई चीज हिल नहीं रही उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे है नहीं. ठीक है, मे बी सिर्फ ये उसका रीजन होगा कि एक चीज का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा कुछ खास. 4 balls आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम from the top of a very tall tower. There is no wind blowing. Which ball hits the ground first? तो कौन सा अंदाजा आप लोग लगाना चाहते हो, कौन सी बॉल जो है वो पहले आके जमीन पे लग जाएगी? परफेक्ट आंसर. अच्छा, मिसबा कहती है जिसका सबसे ज्यादा मास और जिसका सबसे ज्यादा कम डायामीटर हो. ठीक है, डायामीटर कम होने की वजह से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कम होगा. ठीक है, और मास बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, इसका जो सरफेस एरिया है ना दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, और मास ज्यादा होने की वजह से उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा. ठीक है, जब भी किसी चीज को हवा में फेंकते हो, क्योंकि वो नीचे जाना चाह रही होती है, तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होती है. राइट, दैट इज द मोस्ट बेसिक केस जो हो रहा होता है एट ऑल टाइम्स. आपका वेट डाउनवर्ड्स है और आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो अपवर्ड्स डेवलप होती है. ठीक है, अच्छा, तो इसमें जमीन पे पहुंचने का जल्दी से जल्दी तरीका एक हल यही है कि आपका वेट सबसे ज्यादा हो, बहुत बड़ा हो वेट, और ड्रैग फोर्स आपकी बहुत कम हो. राइट, तभी आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे. ठीक है जी. अच्छा, अब उसको करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है कि भाई ज्यादा वेट रखो, तो वेट रखने के लिए 4m वाले ऑप्शन हम देख लिए. और उस दूसरी चीज है ड्रैग फोर्स का. मुझे ड्रैग फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम ड्रैग फोर्स लगेगी. सो आई बिलीव द ऑप्शन शुड बी एज मिसबा सेज. ठीक है. अच्छा, a nitrogen molecule traveling at a speed of 320 meter per second in a vacuum collides with a stationary nitrogen molecule Q. After the collision, P travels at a velocity of 180 meter per second at an angle of 55 degree to its original path. Q travels in a direction at an angle of 34 degree to the initial path of P. Assume that there are no external forces acting on the molecules. What is the magnitude V of the velocity of Q after the collision? अच्छा, तो मोमेंटम वाला सवाल है, काफी साफ साफ दिख रहा होगा. ये आपका इनिशियल मोमेंटम वाला केस है, ये आपका फाइनल मोमेंटम वाला केस है. लेकिन मोमेंटम की कंजर्वेशन लगा लेते हैं, लेकिन जरूर इसमें देख रहे होगे एक चीज कि इसमें मोमेंटम्स टेढ़े हैं, तो इसमें हम
मोमेंटम इन दी एक्स डायरेक्शन की कंजर्वेशन, मोमेंटम इन दी वाई डायरेक्शन की कंजर्वेशन, दो अलग अलग तरीकों से हम लगा सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको ये इसका एक कंपोनेंट आ रहा होगा ऊपर की तरफ जो हो जाएगा 180 साइन 55, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी कॉस सॉरी वी साइन 34। ठीक है जी। और दोनों के आगे आ रहे होंगे एक एक कंपोनेंट, तो इस वाले का आगे वाला कंपोनेंट होगा वी कॉस 34, और इस वाले का कंपोनेंट होगा 180 कॉस 55। ठीक है जी। नाउ यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन, पहले तो पहले क्या था, पहले जो थी, अच्छा दूसरी बात भी समझ लो, दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो सबके मास एम ही होंगे। ठीक है, चेंज नहीं होंगे वो मासेस। तो इसका मास एम, ये वेलोसिटी से आ रहा था 320, दो कन्वेंशन बना लो, एक राइटवर्ड पॉजिटिव बोल लेते हैं, एक डाउनवर्ड पॉजिटिव बोल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, या चलो अपवर्ड पॉजिटिव बोल लेते हैं। अच्छा, तो एम और राइटवर्ड पॉजिटिव 320 हो गया। इसका मोमेंटम जीरो था शुरू में, स्टेशनरी पड़ा हुआ था ये। ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम ये है कि ये जो एम वाला है ये 180 cos 55 से निकल रहा है, और दूसरा वाला किस तरीके से निकल रहा है, वो निकल रहा है v cos 34 से। ठीक है जी। और सारे ही पॉजिटिव थे, सारे ही राइट वर्ड्स थे, तो कोई मसले की बात नहीं है। एम 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 कैंसिल, और ये हो जाएगा 320 माइनस 180 cos 55 डिवाइडेड बाय cos 34। यू शैल गेट योर वी। मेरे ख्याल से एक्स डायरेक्शन से ही करके हमारे पास आ गया, वाई डायरेक्शन में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज 261.5 आई बिलीव। अगर हम दो सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करें तो 260 आ रहा होगा आंसर। ठीक है जी। बाकी अगर किसी को वर्टिकल से करके अपना आंसर प्रूव करना है तो कर ले, लेकिन ये कब करे, आखिर में करे जब टाइम हो। ठीक है जी, वरना इट इज गुड इनफ आंसर, हमें सब नजर आ गया, सब सही है। शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। A disk of radius r is acted upon by two opposite forces, each of magnitude f. The forces form a couple as shown. Couple आपको नजर आ रहा होगा इसमें, I hope couple सबको याद हो क्या होता है। What is the torque of this couple? Alma says 2Fr है, very good. The torque is given by the force in one of the forces in the couple, यानी F, और डिस्टेंस बिटवीन द कपल ये है R, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 2R होगा, तो टॉर्क क्या हो गई, 2Fr हो गई, एज अल्मा सेज। ठीक है जी। ये वाला काफी मुश्किल है, ये कर लो पहले, फिर मैं वो वाला करवाता हूँ। ईच फुट ऑफ एन एलिफेंट हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.4 मीटर्स। ठीक है जी। हर फुट जो है वो एलिफेंट का वो सर्कल की शेप में है, और उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 1.4 मीटर है। द एलिफेंट हैज अ मास ऑफ 5400 kg. The elephant is standing still with all 4 feet on the ground. Assume that the pressure under each foot is the same. ठीक है, pressure under each foot is the same. What is the approximate pressure exerted on the ground by each of the elephant's feet? ठीक है जी। तो ये elephant है, ठीक है जी। No, scariest elephant you will ever see. ठीक है, और ये जो इसकी टांगे है ना, ये सर्कल के शेप में है। सही है। इसका थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, कान वान बना देते हैं। ये चूहा लगा है इंस्टेड ऑफ एन एलिफेंट। खैर ये एलिफेंट है, ठीक है, डोंट जज द ड्राइंग। अच्छा, खैर और इस एलिफेंट को थोड़ा सा हम बड़ा भी कर देते हैं, मैंने पता नहीं इतना छोटा क्यों बनाया है। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये जो मिसबा ने फॉर्मूला दिया है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स किसकी कौन सी लेंगे, एरिया तो मेरे हिसाब से हमें नजर आ रहा है 4 टांगों का एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फोर्स मेरे हिसाब से होगी इसका अपना ओन वेट, और वो ही लगा रहा होगा, यप। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक टांग का निकालना है, तो मैं वेट को 4 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि एक टांग पे जो आ रहा है, हम ले रहे हैं कि हर टांग पे इक्वली आ रहा है, बिल्कुल सही तरह से खड़ा हुआ है, सब टांगों पे एक इक्वल वेट आ रहा है। तो 5400 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 4, या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। वेट को 4 से, चौथा इसको एक एक टांग पे निकालना है ना, है एक टांग पे निकाल रहे हैं हम। इसमें पूरा हाथी का ही है, लेकिन हम एक टांग का निकाल रहे हैं ना, हम एक टांग जो सपोर्ट कर रही है वेट, हम वो निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं यार वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 टांगों के ऊपर, चारों टांगे कुछ ना कुछ फोर्स उनके ऊपर लगती है, तो वेट कैंसिल आउट होता है। तो मैं मुझे क्योंकि सिर्फ एक टांग का निकालना है,
तो उस पे वेट का चौथा हिस्सा पड़ रहा होगा, ठीक है, बाकी दूसरी वाली पे दूसरा चौथा, तीसरी वाली पे तीसरा चौथा, चौथी वाली पे चौथा चौथा, और सारे मिलके फिर ये वेट के बराबर होगा, ठीक है। यार चलो इधर समझ नहीं आ रहा, मैं इधर इसको हटा देते हैं, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, हम पहले पूरा प्रेशर निकाल लेते हैं, पूरा प्रेशर क्या आना चाहिए जो ये लगा है, ठीक है। इसका एरिया क्या आएगा, अभी इन्होंने सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, जिंदगी में कभी सरकमफ्रेंस नहीं दिया होगा, आज दे दिया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई डी, ठीक है नी, या पाई 2 पाई आर, जिसको भी याद हो पाई डी, मैं बस पाई डी कर रहा हूँ, ठीक है नी। तो डायमीटर कैसे आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाय पाई से, ठीक है। अच्छा एरिया क्या है, एरिया चार टांगों का हम निकालें, चार टांगों का एरिया निकालें तो एरिया क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ना, तो पाई देन डी स्क्वायर, ये आ रहा है, हाथी का प्रेशर आ रहा है 84909 पास्कल, ठीक है। ये पूरा पूरा पास्कल जो पूरा पूरा प्रेशर लगाएगा ये हाथी, ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब चार टांगों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक टांग का पूछा है, सो 84909 डिवाइड बाय चार, दैट शुड बी, नहीं ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, एक सेकंड, अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने पूरे का ही पूछा है, रुको, ये तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, वाट्स 14, या तो मेरी इंग्लिश खराब हो गई है, हाँ इन्होंने यही पूछा हुआ है, यही आ रहा है भाई 85 किलो पास्कल, उन्होंने यही पूछा हुआ है उन्होंने। तो ईच ऑफ द एलिफेंट्स फीट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ईच ऑफ द एलिफेंट्स फीट, मतलब वो यही बोल रहे हैं कि सारे मिलके क्या प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी घटिया वर्डिंग लिखी हुई है लेकिन खैर, तो ये हो गया। अच्छा, a uniform square sign of weight 40 Newton is suspended vertically from its top edge by a horizontal hinge as shown, यार ये वाला मुश्किल है, इसको थोड़ी देर लगेगी, ये कर लो पहले। A stone is falling vertically through the air at constant terminal velocity. Which energy change is occurring? तो इसमें से कौन सा एनर्जी चेंज आपको लग रहा है कि हो रहा है? इजी पीजी, ठीक है जी। टर्मिनल वेलोसिटी जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी स्टोन की नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। An object of weight 12 Newton rests on a platform on top of a container with two pistons as shown. The container contains a fixed mass of gas and the pistons are free to move. The plunger is slowly pushed 4 centimeter to the right. As a result, the object slowly moves upwards a distance of 0.50 centimeter. How much work is done on the object? वेट इसका था 12 न्यूटन, ठीक है ये हाँ वही, लाइक दिस इज प्रिटी प्रिटी यूजलेस, और जो है मतलब इतनी घुमा फिरा के बच्चों को घुमाने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें कुछ है नहीं घूमने के लिए। तो वर्क डन पूछ रहे हैं, वर्क डन इस केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कर लेते हैं। सो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया होगा वो कितना आया है, वो आया होगा एम जी डेल्टा एच के बराबर। एम जी क्या है, एम जी 12 है, डेल्टा एच क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻2, तो क्या आ रहा है ये 0.060, यस। सो ये हो गया है, ठीक है। ये भी कर लो, 18 भी कर लो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, सही है। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर साइन, ठीक है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यानी इसका वेट इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से ऐड कर रहा होगा, ठीक है। ऑफ वेट 40 न्यूटन, इसका वेट जो है वो 40 न्यूटन है। इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम इट्स टॉप एज बाय हॉरिजॉन्टल हिंज एज शोन, ठीक है, एक हिंज है जो इसको सस्पेंड करके रखा हुआ है, और इसके जो डिमेंशन है वो भी दिए मैं आपको। The hinge is not frictionless, यानी hinge पे friction act करती है। When the sign is displaced from its vertical, from the vertical by an external force and then released, it does not return to the vertical position. अच्छा वो बोल रहे हैं जब इसको हम बिल्कुल इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, और फिर जब इसको छोड़ते हैं तो ये वापस इस तरह से नहीं आता, ये कहीं रुक जाता है, इट कहीं आके ऐसे ही रुक जाता है। सो पॉसिबली ये हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसी ना किसी ना कुछ बैलेंस आउट करती है, उसकी वजह से वापस अपनी जगह में नहीं आता है, ठीक है जी। द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस इज गोइंग टू बी दैट कि घूम के तो वैसे वापस सारी चीजें आती हैं, राइट, वो तो होना चाहिए। अगर ये मैं मोबाइल को इस तरह से डिस्प्लेस करूं तो इवेंचुअली उसने जो है वो घूम के वापस आना है, अपने करना ही है इसको वापस उसमें। लेकिन अगर मैं बहुत जोर से पकड़ा हुआ मोबाइल को तो ये कहीं आके अटक जाएगा पहले ही, इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग बैक टू इट्स, यानी मतलब अगर मैं फ्रिक्शन बहुत अप्लाई करूं इधर तो वो बिल्कुल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, वो कहीं अटक सकता है। तो इस साइन के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ the hinge is not frictionless when the sign is displaced from the vertical position, ये हो गया, हमने पढ़ लिया। the maximum torque exerted by the hinge on the sign is 6 न्यूटन मीटर, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हिंज टॉर्क लगाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 6 न्यूटन मीटर है, ठीक है। इसमें भी काफी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये टॉर्क कहाँ से लग रही है हिंज पे। तो हिंज पे मेरा बच्चा जब फ्रिक्शन अप्लाई होती है ना, तो
there might possibly be a couple developing like this, ठीक है नहीं, क्योंकि वो हिंज उसके अक्रॉस घूमना चाह रहा है, तो ये एक कपल प्रोड्यूस करके एक फ्रिक्शन इस तरह से इसके ऊपर टॉर्क लग सकती है। और ये क्यों नहीं इसका टॉर्क कैंसिल आउट होगा, इसका मोमेंट कैंसिल आउट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पिवट में से नहीं गुजर रहे होते, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, ये एज ऑफ दी सर्कल पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है नहीं। खैर बहरहाल इसको और भी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। The sign is released by 90 degrees, so that is horizontal gradually released. At which angle to the vertical does the sign hang after the release? अच्छा देखो, अगर ये अपनी किसी पोजीशन में आके अटक जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो आती है और नेट मोमेंट इक्वल टू जीरो जाती है। और काफी क्लियर इंडिकेशन है कि मोमेंट से सॉल्व करो, क्योंकि मोमेंट के बारे में हमें चीज बताई हुई 6 न्यूटन मीटर वो लगा, ठीक है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं भाई क्या है, क्या कहानी है, कैसे नहीं है। तो इफ अगर हम बात करें तो आई बिलीव सिर्फ एक ही फोर्स होगी जो मेरी कंसर्न में है, एंड दैट इज द वेट, द डब्ल्यू दैट इज एक्टिंग फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। मेरे हिसाब से यही फोर्स है शायद विच आई शुड बी कंसर्न अबाउट। हाँ, इधर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, और भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो होगी इधर, लेकिन वो पिवट में से गुजर रही होगी, तो उसका मोमेंट शोमेंट नहीं आने वाला, मैं वो बना ही नहीं रहा, ठीक है जी, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, बाहर में डाला उसको, ठीक है जी। वेट है, वेट उसमें से नहीं गुजर रही, और एक जो है वो हिंज जो है वो कोई ना कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। टॉर्क का हमें पता है, टॉर्क के अंदर अब इसमें घुसना नहीं है, टॉर्क कैसे अप्लाई हो रही है, कैसी नहीं हो रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना बात आप लोग समझ लो मेरे साथ। अच्छा, अगर हम मोमेंट से सॉल्व करते हैं, तो अगर हम कहते हैं यार देखो मुझे एंगल निकालना है ना, व्हाट एंगल टू द वर्टिकल डज द साइन हैंग, यानी ये एंगल क्या आ रहा है ये, ठीक है। इसी एंगल को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं वेट को रिजोल्व कर सकता हूं, ठीक है। अगर हम वेट को रिजोल्व कर दें तो एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है जी। डब्ल्यू कॉस थीटा ये हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा ये हो जाएगा। अच्छा, नाउ दूसरी बात ये आपको पता है ये डिस्टेंस क्या आ रहा होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सेंटर से एक्ट कर रहा था, तो 0.80 का आधा यानी 0.40 मीटर आ रहा होगा, ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं कि अपना मोमेंट्स लगा लेते हैं, तो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इधर कर लो थोड़ा साइड में, जगह नहीं है। तो अच्छा, अगर वेट को देखो डब्ल्यू कॉस थीटा, तो वेट में से गुजर जाएगा, उसका मोमेंट नहीं होगा, डब्ल्यू साइन थीटा का मोमेंट होगा, और ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो डब्ल्यू साइन थीटा into the distance that is 0.4 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, वो टॉर्क है 6 न्यूटन मीटर वाली, तो बस हम इधर 6 लिख लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू को आई बिलीव खोल सकते हैं थोड़ा सा, डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू दिया हुआ है 40 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आता है हमारे पास, हमारे पास आता है 6/0.4 इंटू 40, एंड देन थीटा आप निकाल लोगे कि थीटा, तो दैट इज 22 डिग्रीज। अच्छा, मुझे कैसे पता कि 6 एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, दोनों बच्चों ने पूछा है कि फॉरवर्ड पूछा, 6 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए होगा कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं है, और तो कोई मोमेंट नहीं है, और तो कोई टॉर्क नहीं है वेट को कैंसिल आउट करने के लिए, सिर्फ यही है। तो लाजिमन अगर ये कहीं आके अटक रहा है, तो फिर वो जो 6 न्यूटन मीटर वाली है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी टू दिस वन, जब भी तो कैंसिल आउट कर रही है, वरना हो ही नहीं सकती कैंसिलेशन आउट, वरना तो क्लॉकवाइज घूम जाता वो साइन। सही है जी। सो द आंसर टू दिस इज बी। अच्छा, एंगल सेम कैसे आइडेंटिफाई किया, ऐसे आइडेंटिफाई किया आपके कि ये मुझे दिया हुआ था एंगल, ये वर्टिकल के साथ इस रॉड का एंगल है, ठीक है जी। इसी तरह अगर देखोगे तो इस वर्टिकल के साथ इस रॉड का एंगल है, तो वही एंगल है, ठीक है जी। रॉड का एंगल उसी वर्टिकल के साथ, रॉड का एंगल उसी वर्टिकल के साथ। A constant force F is F acting on a car of mass M moves the car up a slope through a distance S at constant velocity. The angle of the slope to the horizontal is alpha. The acceleration of free fall is g. What is the ratio gravitational potential energy gained by the car upon work done by force F? अच्छा भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये डेल्टा एच चाहिए होगा, ये डेल्टा एच निकाल लेते हैं भाई। ये डेल्टा एच क्या आ रहा है, डेल्टा एच देख रहे होगे तो एस का वर्टिकल कंपोनेंट, तो इट्स गोइंग टू बी एस साइन अल्फा, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने ग्रीन चुन लिया, एस साइन अल्फा, ये हो गया इसका वर्टिकल
कंपोनेंट, ठीक है जी। अच्छा सही है, डेल्टा एच आ गया। फिर वर्क डन बाय फोर्स एफ, अब सही है, तो फोर्स एफ और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन भी आ जाएगा। कर लेते हैं जल्दी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन बाय द कार, इट्स गोइंग टू बी एम जी, बताया हुआ, वेट बताया हुआ, कुछ भी बताया हुआ। अच्छा हाँ बताया हुआ। सो एम जी एस साइन अल्फा अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू एस, ठीक है। एस और एस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एम जी साइन अल्फा अपॉन एफ। इजी पीजी, ये तो बहुत ही आसान था, बेकार सा था। अच्छा ये है स्टील बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज अंडर टेंशन टी एज शोन, मैंने पहले ही बोला था। टेंशन, अब आप इनको दो टेंशन ही लोगे, ये एक ही टेंशन है। किसी भी चीज को खींचने के लिए दोनों जगहों से खींचना पड़ता है, किसी चीज को दबाने के लिए दोनों जगहों से दबाना पड़ता है। इवन इफ ये कैलकुलेटर जो है सपोज करो इस टेबल पे यूं रखा हुआ है, अब नजर तो आप लोगों को ये आ रहा है कि थोड़ा से एडजस्ट हो जाए, मैं दिखा दूं, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन जो है ना, ये कोई फिजिक्स का टीचर समझाता नहीं। अभी कैलकुलेटर इस टेबल पे रखा हुआ है, मैं इसको दबाऊं अगर, ठीक है जी, आपको तो सिर्फ नजर आ रहा है कि मैं दबा रहा हूँ, ठीक है जी, आप कहोगे दूसरी फोर्स तो है ही नहीं इसमें, ठीक है जी, इसमें तो मैंने टेंशन डेवलप कर रहा हूँ, मैं तो इसको दबा रहा हूँ। ठीक है, मसला ये है कि जब मैं इसको दबा रहा हूँ तो एक जमीन से भी एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है जी, वो भी एक्ट कर रही है, क्योंकि वरना क्या होगा, मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन कैसी डेवलप हो रही है, इसमें ऊपर की तरफ हो रही है, एक अपोजिंग टेंशन इसी में ही डाउनवर्ड की तरफ डेवलप होती है। तो जरूरी है कि जमीन से एक अपवर्ड फोर्स हो ताकि पूरी चीज इवेंचुअली इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है जी। इस बात को समझ लो कि दोनों एंड्स पे क्यों होनी चाहिए है एक टेंशन, दोनों एंड्स पे एक फोर्स क्यों होनी चाहिए, बिकॉज टेंशन जो डेवलप होती है वो एक मटेरियल में दो तरीकों, दो एंड्स, इन दी क्या कहते हैं, इन टू वेज डेवलप होती है। हमेशा चाहती है कि वो अपोज करे जो भी हो रहा है। तो अगर मैं खींचना चाह रहा हूं तो वो कहेगी नहीं बीच में रहो, और अगर जब मैं इसको कंप्रेस करूँ कहेगा नहीं यार बाहर जाओ। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है, अगर इस सिरे से स्टार्ट करोगे तो ये मैं इधर खींच रहा हूं, तो अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है तो इसमें एक इक्वल टेंशन होनी चाहिए इधर की तरफ, ठीक है। बट अब मसले की बात क्या है, ये एक फोर्स और दो फोर्स आ गई है लेफ्ट की तरफ, और ये एक फोर्स है राइट की तरफ। ऐसा तो नहीं होता जब आप खींच रहे हो तो कोई चीजें तो नहीं आपके हाथ से यूं निकल के जाना शुरू हो गई, राइट। सो देयर मस्ट बी सम टेंशन ओवर हियर दैट कैंसल्स दैट आउट एज वेल। ये इसको कैंसिल करती है, ये इसको कैंसिल करती है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, बस वहीं पे खिंचता रहता है, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियलाइज जब भी कोई चीज कंप्रेस या स्ट्रेच होगी दोनों एंड से होगी। एग्जामिनर बना के देता है, आपने इसको 2T या 2F नहीं लेना, दिस इज स्टिल वन टेंशन, दिस इज स्टिल वन क्या कहते हैं फोर्स, ठीक है। अच्छा, the diameter of the wide portion is double the diameter of the narrow portion. What is the value of stress in the wide portion upon the stress in the narrow portion? तो stress कैसे निकाला जाता था, it was force upon area, ठीक है। तो पहला वाला, अच्छा टेंशन हमारी फोर्स एक ही है, तो टेंशन डिवाइड बाय द एरिया, बोला हुआ है डबल द डायमीटर, वाइड पोर्शन का डबल द डायमीटर है, इसका डी है, इसका 2D है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 2D होल स्क्वायर अपॉन 4, बुक्स, टेंशन डिवाइडेड बाय पाई 2D होल स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय टेंशन अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर ही था। अब इसको कर लोगे तो टेंशन, सॉरी हाँ सही है, टेंशन अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है जी, ये 2 का स्क्वायर होगा 4 4 कैंसिल, इनटू ये ऊपर आ जाएगा तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 40, ठीक है जी। तो टेंशन टेंशन कैंसिल, पाई डी स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया, यानी 0.25 इज योर आंसर, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। आई एम, मैंने कोई सवाल पीछे छोड़ा तो नहीं है ना, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है मैं कोई सवाल पीछे छोड़ के आया हूँ। कोई सवाल नहीं छोड़ा, लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन लास्ट फॉर टुडे, और फिर हम कुछ क्वेरीज देख लेते हैं जो आकिब ने भेजी हैं। टू गिटार स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है जी, दो गिटार स्ट्रिंग्स हैं जिनको टेंसाइल फोर्सेस से स्ट्रेच किया जाता है। स्ट्रिंग X is stretched by a tensile force F that causes extension X. String Y is stretched by a tensile force 2F that causes extension 2X. The string obeys Hooke's law. What is the ratio strain energy in stretched string X upon strain energy? ये क्या बकवास सवाल है। तो हमें पता है कि भाई जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एफ एक्स। अब अगर मुझे रेशियो निकालना है तो हाफ उसकी एफ थी और एक्स था, एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या था, 2F था और 2X था,
ठीक है। इंतहाई वाहियात सवाल दिए, मैं पता नहीं क्यों। F(f(x(x) इतने बेकार सवाल मैंने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। 1/4 वंस अगेन ये 0.25 ही आ रहा है। खैर हमें सिर्फ 1/4 करना है सिलेक्ट। तो ये आ गया 20 का भी आंसर। ठीक है जी। टू लेजर्स emit light in a vacuum. One laser emits red light and the other emits green light. Which property of the light from the two lasers must be different? तो एक रेड की है एक ग्रीन की है, कौन सी प्रॉपर्टी लाजिमन डिफरेंट होगी? फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। एम्पलीट्यूड चेंज हो या ना हो उससे रेड लाइट ग्रीन लाइट को फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी वंस अगेन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड वो दोनों की सेम होगी, वो डिफरेंट तो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं हो सकती है। ठीक है, जो डिफरेंट होना लाजमी है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लिखा होता तो वो होता। टू पार्टिकल्स इन अ प्रोग्रेसिव वेव आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये वेव प्रोग्रेसिव है और 10 सेंटीमीटर अपार्ट ये पार्टिकल्स हैं। द टू ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ टाइम टू द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द टू पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। ठीक है, व्हाट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू ग्राफ्स? अच्छा, particles in a longitudinal wave with a compression and the nearest rarefaction separated by 10 centimeter. Particles in a longitudinal wave with a compression and nearest rarefaction separated by 20 centimeter. Particles in a transverse wave with a peak and a nearest trough separated by 20 centimeter. Particles in a transverse wave with two adjacent peaks separated by 10 centimeter. अच्छा, पहले तो ये कर लो कि इस बात को हम समझ लेते हैं कि जो नीचे वाले ऑप्शन है वो ज्यादा आसान है चेक करने की। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन वाला थोड़ा लंबा चौड़ा मेथड था, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले नीचे वाले चेक कर लेते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव विद द पीक एंड द नियरेस्ट ट्रफ सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है अगर हम देखें तो ये अभी कहाँ है? ये अभी जीरो पे कहाँ होता है? इट इज एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम पे है और ये जो है अपने मिनिमम पे है। राइट, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, इफ आई मेक द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ, तो ये देख रहे होगे कि ये टाइम टी इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे कहते हैं ये पार्टिकल लेफ्ट पे है। पहले लेफ्ट पे था तो पहले ही आता है, तो ये इधर हुआ। और फिर अगर हम वेव पूरी बनाएंगे तो बेसिकली ये हमारा पहला वाला पार्टिकल है। दूसरा वाला पार्टिकल एक्चुअली जो है वो ट्रफ पे शुरू हो रहा था। मोस्ट प्रोबेबली इट्स समवेयर ओवर हियर, मे बी इट्स समवेयर ओवर हियर। हम मे बी कह रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, एडजेसेंट का भी लफ्ज नहीं पाया, हम सिर्फ कह रहे हैं हो सकता है ये, क्योंकि उन्हें बोल रहे हैं व्हाट कुड बी रिप्रेजेंटेड, नहीं बोल रहे व्हाट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड कुछ भी। तो वी सेइंग मे बी दिस इज ओवर हियर। ठीक है, मे बी लेट्स एंटरटेन द पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पे है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे है तो पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स विद द पीक एंड द नियरेस्ट ट्रफ सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। ऐसी बात नहीं, उन्होंने बोला था ये जो पार्टिकल्स हैं ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या आएगा? फिर 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सो ये वाला एमसीक्यू लुकिंग एट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अगर आप उससे नेक्स्ट वाली ट्रफ भी कंसिडर करते हो ना, अगर आप ये वाली नेक्स्ट वाली ट्रफ भी कंसिडर करते हो तो क्या होगा? तो ये जो डिस्टेंस आएगा फिर आपका ये 10, और फिर आपके पास ये आधी वेव ना, सो दिस इज आधी वेव, देन ये 10 हो गया और फिर ये 30 आएगा इधर से। ठीक है, उधर तक अगर देखोगे तो 30 आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये वाला ऑप्शन तो 110% रॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर से सेपरेटेड नहीं है। अच्छा, पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव विद टू एडजेसेंट पीक्स सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर बाय 30। 10 सेंटीमीटर का दो ट्रांजिशन है, 10 सेंटीमीटर की दो ट्रांजिशन है, तो दो ट्रांजिशन दो ट्रांजिशन दो ट्रांजिशन, यानी वाई अच्छा हाँ सही है। इफ यूर लुकिंग एट दैट, हाँ ठीक है ठीक है, वैसे कुछ छोड़ दो इसको, नहीं सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसको छोड़ दो। वो कुछ और एक्सप्लेन करता है, मैं खुद भूल गया था, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है नियरेस्ट ट्रफ एंड पीक का था, बस हमें नियरेस्ट ट्रफ एंड पीक का देखना, बस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, वो वरना यहाँ से देख रहे थे, सही कह रही है अलमा, वो कुछ मैंने कुछ गलत मिक्सअप कर दिया। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता। पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी, ये मिटा देते हैं इधर से, इसका कोई काम नहीं है हमको। अच्छा, पार्टिकल्स इन ट्रांसवर्स विद टू एडजेसेंट पीक सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता है यहां से यहां तक फिर क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। राइट, इट विल बी 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम वन पीक टू अनदर पीक, इट शैल बी 20 सेंटीमीटर्स। सो ये बड़ा प्रॉब्लम की बात हो गई कि जो आसान वाले थे चेक करने को वो नहीं है, अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अच्छा, particles in a longitudinal wave with a compression and the nearest rarefaction separated by 10 centimeter। अब हमें पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इस पे, हमें rarefaction compression निकालनी पड़ेगी, तो करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। अच्छा, अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो यू नीड टू कंसिडर वन पार्टिकल ओवर हियर, वन पार्टिकल ओवर हियर, वन पार्टिकल ओवर हियर,
गोइंग टू यूज सम अदर कलर, नजर नहीं आएगा वरना। ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, सबकी क्या होंगी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स है, राइट, ऑल ऑफ देम हैव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स। लेट्स से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो ये राइट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है। तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, तीनों मिलके जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को दबा नहीं रहा, ना दूर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी ये नॉर्मल प्रेशर का है, ठीक है जी। इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, हमें यहाँ पे दिखता है इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये राइट की तरफ जा रहा है, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो कहीं नहीं जा रहा, इधर इसकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, सो दैट मींस दिस इज अ कंप्रेशन लाजिमन, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इधर जाते हैं तो इधर तक आओ, तो इधर तक हमें पता चलता है क्या होगा, इन सबकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, राइट, दे ऑल आर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव, यानी ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, यानी तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो है वो हमारे लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं। सो वंस अगेन दिस विल बी अ नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पे अगर देखेंगे, सो दिस इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये राइट की तरफ जा रहा है, दिस इज अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ये होगा हमारा वो कहीं नहीं जा रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो अब ये सब दूर जा रहे हैं तो दिस शैल बी अ रेयर फ्रैक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये नॉर्मल हो गया, फिर ये कंप्रेशन हो गई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं जल्दी से। पार्टिकल्स इन अ लॉन्गिट्यूडल वेव विद कंप्रेशन एंड नियर रेयर फ्रैक्शन सेपरेट बाय 10 सेंटीमीटर, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, आई बिलीव सो। एक ट्रांजिशन कितने की थी, 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आ रहे हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, तो ये मुझको जो है वो सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन ही बस चेक कर लेते हैं टू मेक श्योर। पार्टिकल्स इन लॉन्गिट्यूडल वेव विद कंप्रेशन नियरेस्ट फ्रैक्शन सेपरेटेड बाय 27, नहीं अभी हमने चेक किया 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है, सो दैट मींस इट शैल बी ऑप्शन ए। अच्छा, वन सेकेंड, आई वुड रिटरेट द पॉइंट कि इसमें लिखा है व्हाट कुड बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट हुआ करा जा सकता है, ठीक है, ये करा जा सकता है। ऑब्वियसली अगर तुम ये कहो अल्लाह कि नहीं भाई ये यहां से लेके अगर मैं यहां तक ले रही हूँ 10 सेंटीमीटर, तो फिर उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं भाई, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये 10 सेंटीमीटर है कि यहाँ से लेके नेक्स्ट वाली ट्रफ तक 10 सेंटीमीटर या उससे, लेकिन हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी इंटेंड करने यार, हो सकता है ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल इधर हो, बिल्कुल मतलब फॉरन फॉरन नहीं आ रहे हो, एक ही वेव कई पार्ट हो, तो हमने इनके बीच में 10 सेंटीमीटर कह दिया, ठीक है। तो जब ये लिखा हुआ व्हाट कुड, तो हमने कुड वाली पॉसिबिलिटी ही करी है एंटरटेन। चलिए अब आ जाओ इधर। A sound wave is detected by a microphone that is connected to a cathode oscilloscope. The screen of the CRO displays a waveform as shown. The time base is set to 20 microseconds per division. What is the frequency of the sound wave? तो कोई मुझे निकाल के देगा what is the frequency of the sound wave? 1, 2, this is 0.75, this is 0.5, तो 3.25 लग रहा है ये, देखिए this is looking like 3.25 boxes। इसी तरह if you see somewhere over here, यहाँ से यहाँ देख लो, तो ये कितना है, 1, 2, 3 और ये 3.25, तो लग रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो 3.25 बॉक्सेस पे, सो टाइम पीरियड इज अक्रॉस 3.25 बॉक्सेस। और हमारे पास जो 20 × 10⁻⁻⁶ है अक्रॉस 1 बॉक्स, ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द टाइम पीरियड, that is coming out to be 6.5 into 10⁻⁵, एंड देन आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय आंसर, दैट इज 15384, 15384। A person stands at the side of a straight railway track. The train moves towards the person and emits sound from its whistle. The person hears a sound of frequency 1690 hertz as the train approaches him. The person then hears a sound of frequency 1500 hertz as the train moves away from him. The speed of sound in air is 340 meter per second. What is the speed of the train? So I believe this is Doppler's effect. FO will equals to V over V minus VS. FS, ठीक है, एक केस अप्रोच वाला है और एक केस जो है वो सेपरेशन वाला, ठीक है। पहले अप्रोच वाला सॉल्व कर देते हैं, तो ही हियर्स 1690 हर्ट्ज जब उसकी तरफ आ रही थी, और वेलोसिटी क्या दी है, 340 दी हुई है, 340 माइनस वी एस, एंड देन एफ एस वी हैव नो आइडिया व्हाट दैट एफ एस को कॉमन ले लें, और जो अब जा रही थी दूर, तो 1500 जो है दैट विल इक्वल्स टू 340 अपॉन 340 प्लस वी एस, यस, और एफ एस अगेन हमें नहीं पता, ठीक है जी। अच्छा, एक काम कर लेते हैं यहाँ से कि हम
एफ एस को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो एफ एस को अगर हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो 1690 इंटू 340 क्या हो जाएगा, दैट इज 574600 माइनस 1690 VS डिवाइडेड बाय, और 340 से डिवाइड कर दो, और इधर अब हमने इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो इधर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा 1500 इक्वल्स टू 340 अपॉन 340 प्लस VS इनटू 574600 माइनस 1690 VS अपॉन 340। ठीक है जी, 340 कैंसिल, एक काम ये कर लेते हैं, ऊपर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 इंटू 340 दैट इज 510000, और 1500 इंटू VS यानी प्लस 1500 VS। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 574600 माइनस 1690 VS। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, इसको एडिशन भेजते हैं, उसको इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1500 प्लस 1690 दैट इज 3190 VS, और 574600 माइनस 510000 दैट इज 64600। VS क्या आ रहा है भाई, VS आ रहा है 20.25, बिल्कुल सही है, 20.25 इज द velocity. Which list shows electromagnetic waves in order of decreasing frequency? तो कौन सा किस में डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी? So decreasing frequency means increasing wavelength। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने उल्टा जाना है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, गामा की क्या होती है, गामा की तकरीबन 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻12 तक थी। ठीक है जी, इंफ्रारेड की 10⁻⁻6 से लेके 10⁻3 से लेके 10⁻6 तक थी। अल्ट्रावायलेट की 10⁻6 से लेके 10⁻8 तक थी, और रेडियो वेव्स की 10⁻3 से लेके 10⁻0 तक थी। ठीक है नी। अच्छा, अब अगर देखोगे तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ये ऑर्डर कुछ गलत हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर कुछ गलत हो गया, अगर ये यहाँ होता है ना तो हो जाता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बी है। ठीक है, इसमें क्या मसला है, इसमें उल्टा चल रहा हो आप, इसमें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, आप इसमें डिक्रीजिंग, सॉरी, आप इसमें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बजाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी चल रहा है, यानी डिक्रीजिंग वेवलेंथ चल रहा है। राइट, यू कैन सी दैट सबसे ज्यादा वेवलेंथ ये है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है, सबसे ज्यादा कम ये है। हमें किस में जाना है, हमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ में जाना है। सो वी नीड टू बी गोइंग इन द फॉर्म, इन द फैशन हमारी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही हो। ठीक है जी। अच्छा जी, a pipe of length L is open at one end and closed at the other end. A loudspeaker is at the open end and emits a sound of wave into the pipe. When a stationary wave is formed, there is an antinode at the open end of the pipe. Which wavelength of sound could be used to produce a stationary wave? अच्छा जी, देख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एंटीनोड, और यहाँ पे ऑब्वियसली नोड आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, वो बोल रहे हैं विच वेवलेंथ ऑफ साउंड कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव। चलो हम जो है ना अपनी बस ऐसे ही कर लेते हैं उस एक्सरसाइज से। सो इफ यू सी एंटी नोड टू नोड वाला केस है। ठीक है, सो यानी दिस इज द एंटी नोड, ये नोड, 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 नोड। अच्छा, एंटी नोड टू नोड यानी क्वार्टर लैम्डा बन सकता है। ठीक है, द फर्स्ट कुड बी ए क्वार्टर लैम्डा जो एल के बराबर हो, और फिर लैम्डा आ जाएगा 4L के बराबर। ठीक है, वो ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, वो 3λ/4 हो जाएगा, तो यानी दैट्स 3λ1/4 इक्वल्स टू लेंथ एल। तो सॉरी, 3λ2/L, 3λ2/4 इक्वल्स टू लेंथ एल, λ2 आ जाएगा 4L/3। ठीक है, और मैं एक और वर्कआउट कर रहा हूँ हमें, ताकि पैटर्न याद आ जाए, हमारा पैटर्न क्या था, तो वो याद आ जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा λ3 के लिए क्या होगा, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन, चार, पांच, पांच ट्रांजिशन, सो 5λ3/4 विल इक्वल्स टू एल। तो λ3 हमारा हो जाएगा 4L/5। अच्छा, इस तरीके से नहीं हो रहा, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, कि इसमें हम क्या कहते हैं, 2n-1, जो भी, एक सेकंड रुको, लेट्स जस्ट से दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। अच्छा, अगर हम ये करते हैं तो लेंथ आ जाती है 3λ/2। ठीक है, 3λ/2। क्या अगर मेरी लेंथ जो है वो 3λ/2 के बराबर हो, यानी
मेरी एक लेंथ में 3.5 वेव्स बन रही हैं, ठीक है जी। ओ 3.5 कह रहा हूँ, 1.5 वेव्स बन रही हैं, एंटी नोड टू नोड वाला केस, ठीक है जी। तो 1.5 वेव कैसी दिखेगी, एक वेव तो ये हो जाएगी और 0.5 मजीद ये हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली एक वेव ये, ठीक है, एंटी नोड टू एंटी नोड एक वेव ये हो गई, और 0.5 मजीद क्या हो जाएगी, एक ट्रांजिशन और दूसरी ट्रांजिशन। सो इफ आई हैव एल इक्वल्स टू 3 लैम्डा ओवर 2, तो ये सेटिस्फाई कर नहीं कर रही है सेटिस्फाई। ओ मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ा हुआ है, मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ा हुआ है। मैं समझा ये पूछ रहे हैं विच वेवलेंथ ऑफ साउंड कुड, मुझे लगा ये लिखा है विच वेवलेंथ ऑफ साउंड कुड नॉट बी यूज्ड टू जो है वो, अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैं पढ़ रहा था कि व्हाट वेवलेंथ ऑफ साउंड कुड नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस स्टेशन में, मैंने नॉट गलती है मैंने क्यों लगा दिया इसमें। खैर हम पहले ही निकाल चुके थे कि 4L/3 वाली बन जाएगी और कोई नहीं बनेगी, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि ये लैम्डा है, तो लैम्डा इधर क्या आ रहा है, इधर समझ लो कि लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, 3 लैम्डा ओवर 2 आ रही है, यानी एक लेंथ में 1.5 लैम्डा बन जाते, ठीक है। अगर मेरा ये एंटी नोड होना है यहाँ पे और यहाँ पे नोड होना है, तो अगर मैं 1.5 लैम्डा की वेव बनाऊंगा तो एंटी नोड से स्टार्ट करके एंटी नोड तक आना है मुझे, ठीक है। और फिर 0.5 और आगे जाना है, यानी 0.5 और 0.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये नहीं हो सकता, एंटी नोड टू नोड वाली केस नहीं बन रही, दिस इज रॉन्ग। अगर मेरा लेंथ जो है वो लैम्डा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा कि मेरी एक एंटी नोड से लेके एंटी नोड ही उस पूरी लेंथ में बन रहा होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 4L/3 अगर देखोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 4, ठीक है। 3 लैम्डा अपॉन 4 का क्या मतलब है, 3 लैम्डा अपॉन 4 का मतलब होता है 0.75 लैम्डा बन रहा होगा, ठीक है। 0.75 का मतलब क्या हुआ, एक ट्रांजिशन दूसरी ट्रांजिशन और बस तीसरी ट्रांजिशन, राइट। सो एक ट्रांजिशन दो ट्रांजिशन, λ/4, ठीक है। क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, आप लगा देंगे जल्दी से, एक दो और तीसरी ट्रांजिशन, यानी एंटी नोड टू नोड वाली केस हमारी बन गई। मैंने गलती से क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, तो उस केस सिनेरियो में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें हो क्या रहा है। λ/2 आ रहा है आखिरी, ठीक है जी, और λ/2 अगर हम लेते हैं तो λ/2 ये होगा कि एक लेंथ में सिर्फ आधी वेव बन रही है, तो आधी वेव फिर हमें कुछ ऐसी दिखेगी, राइट, एक ट्रांजिशन और फिर दूसरी ट्रांजिशन, तो एंटी नोड टू एंटी नोड वाला केस आ जाएगा, एंटी नोड टू नोड वाला केस नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वैसे भी आप लोगों ने जो जनरल फॉर्मूला देखा था वो क्या था, वो था जनरल फॉर्मूला, मैंने कर दिया था, जनरल फॉर्मूला पता नहीं, जनरल फॉर्मूला जो था ऑफ द लैम्डा एन, दैट वाज 4/2n-1, जो अलमा बता रही थी, 2 1 2 -1, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो 4L था, सॉरी, 4L/2n-1, ये जनरल ऑर्डर, ठीक है ना, इसमें सिर्फ ये फिट बैठ रहा है, बाकी कोई भी फिट नहीं बैठेंगे, उसको देख लोगे किसी की भी फॉर्म वो नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इधर, विच डायग्राम बेस्ट शोज हाउ वाटर वेव्स डायफ्रैक्ट व्हेन दे पास थ्रू गैप इन ए बैरियर, तो कैसे डायफ्रैक्ट करती हैं वेव्स। इसमें से सबसे पहले तो इस बात को देख लो कि देखो जब वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है ना, मतलब लाइक ये बहुत बड़ा है और गैप बहुत छोटा है, तो फिर आपको सर्कुलर वेव फ्रंट ही मिलेंगे, ठीक है। अगर ये गैप इतना बड़ा होता ना, तो फिर मैं कहता हाँ कि कुछ इस तरह से निकलता, लेकिन इसको ओरिजिनेट फिर ये इधर से ही सर्कुलर वे में करेगा, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना है, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरी बात पे इधर आ जाओ कि इधर भी ये भी गलत हो गई, तो बिकॉज ये तो डायफ्रैक्ट ही नहीं, तो सीधा ऐसी गुजर गई, ठीक है। अच्छा अब सी और बी में जो फर्क देखोगे वो कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप लोग इस चीज को रियलाइज करो कि इसमें जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर याद हो तो डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स होता है, इसमें वेवलेंथ चेंज कर गई है फ्रॉम दैट टू दैट, योर वेवलेंथ हैज चेंज्ड, ठीक है, विच इज रॉन्ग। दिस आपकी वेवलेंथ चेंज नहीं करती ड्यूरिंग डायफ्रैक्शन, योर वेवलेंथ मस्ट रिमेन सेम। तो जो इधर आपकी जो वेवलेंथ आ रही है, इट मस्ट बी इक्वल टू द वेवलेंथ जो आपके पास इधर आ रही है, ठीक है, दैट शैल बी। फिर क्या है, इन अ टू सोर्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, light of single frequency is incident on double slit, the light waves emerging from the slits are coherent, what is meant by coherent, P28 बी है, ठीक है जी। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, a parallel beam of light consists of light of wavelength this much and light of wavelength this much, the light is incident normally on the diffraction grating, the diffraction maximum for the two wavelengths overlap at an angle of 31 degree from the direction of the incident light beam, what could be the line spacing of the diffraction grating, तो d sin theta इक्वल्स टू n लैम्डा, डी हमको नहीं पता, वो बोल रहे हैं भाई sin 31 पे दोनों ओवरलैप करते हैं,
उनका एन भी नहीं पता कौन सा किसके साथ एन के साथ कर रहा है, तो एन भी ऐसे ही डाल देते हैं, लेट्स जस्ट पुट N1। लैम्डा जो है एक का 420 नैनोमीटर है, ठीक है जी। और इसको फिलहाल अभी थोड़ी देर इस तरह से छोड़ दो, और दूसरा वाला भी D sin 31, ठीक है। डी डिफरेंट नहीं है, बस ये एन का नहीं पता ये एन क्या है, ठीक है जी। और 630 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, अगर हम इधर देखते हैं तो क्या पता चलता है, ये थोड़ा सा अजीब सा एमसीक्यू होगा। ये होगा, दिस इज 8.155 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। 8.155 इंटू 10⁻⁷। सर दोनों के sin 31 सेम होंगे तो इक्वेट कर दे दोनों इक्वेशन को। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा मैंने बताया, ठीक है, बिल्कुल सही बोला भाई। आप बोल रहे हैं कि N1 420 इंटू 10⁻⁹ विल इक्वल्स टू N2 एंड देन 630 इंटू 10⁻⁹। वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड। क्या फिर आज मुझे लग रहा है मेरा दिमाग जो है वो उड़ गया। ठीक है, अच्छा इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 10⁻⁹ 10⁻⁹ काट दो, तो एक बड़ा गहरा इंकशाफ होगा कि N1 जो है वो असल में 3/2 N2 के बराबर है। थिंक लॉजिकली, डिग्री 3/2 लिखने में 2 क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है आज, 3/2 N2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अगर आप लॉजिकली सोचते हो इस बारे में, तो यू कांट गेट N1 एंड N2, बिकॉज N1 एक अलग वेरिएबल है, N2 एक अलग वेरिएबल और D अलग है। अगर ये तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन देते तो फिर मैं सॉल्व कर देता N1 और N2 क्या है। तो अब हमें थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, N1 एंड N2 की पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा इफ यू सी, इफ यू सी सही से, तो यहां से हमें रेशियो मिल रहा है N1/N2 का, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 3/2, ठीक है। यानी N1:N2 इज एक्चुअली अ 3:2। N1 3 है और N2 2 है, ठीक है। ऑब्वियसली देयर कुड बी अदर थिंग्स एज वेल, यानी 3 2 6 और 2 4, यानी सिक्स और फोर्थ ऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 3 9 और 2 3 6, नाइन्थ और सिक्स ऑर्डर भी हो सकते हैं। बट दिस सीम्स हाईली लाइकली, ठीक है जी। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं, अगर इससे आंसर नहीं आ रहा तो फिर हम आगे देखेंगे सारी कहानियां, ठीक है जी। लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, बिकॉज 3:2 अगर रेशियो है तो हमें तो होल नंबर में ही रहना है, ठीक है नहीं। तो होल नंबर में यही हाल है हमारे सिंपलेस्ट होल नंबर्स, ठीक है नहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड चेक फॉर दिस कि क्या इसमें हमारे पास कोई ऐसा डी आ रहा है जो हम इधर टिक कर सके। सो लेट्स जस्ट डू दैट। एक काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 420 इंटू 10⁻⁹। N1 जो है वो आपका है 3, और आपका जो साइन है वो sin 31 से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक आंसर मुझे ये दो, और दूसरी इक्वेशन से ही मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो 630 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2/sin 31, ठीक है। So what are we getting as the D's for both of them? 630 का 2.446, 420 का भी वो यार, ठीक है ना, 2.446 आ रहा है, 2.45 आ रहा है, ये भी 2.45 माइक्रोमीटर आ रहा है, ठीक है जी। दोनों का ही ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 2.45 वाला ऑप्शन हो, मेरे हिसाब से दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है, आई बिलीव इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है जी। चेक कर सकते हो, ठीक है जी, चेक कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट बी, क्योंकि 2.45 कैन ऑल्सो बी राउंडेड ऑफ टू 2.5। तो चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है जी, डाल के बस देख लो। तो 420 इंटू 10⁻⁹ और N1 दूसरा वाला क्या था, 6 था, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय sin 31 कर दो। वो आंसर क्या आता है, वो आता है 4.9 आता है, जो इधर नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता, ये वाला डी नहीं है, तो वही वाला सही था, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं आता हमारे कोर्स में अब। उसके बाद क्या है, ये क्या कहानी है, ये भी नहीं आता अब, ये हटा दो। A wedge-shaped metal conductor of length L, varying with width and uniform thickness, is connected to a cell as shown, ठीक है जी। तो इसकी लेंथ L है, ठीक है जी, varying width और uniform thickness इसकी। Which graph best shows how the average drift velocity v of electron in the conductor varies with distance x from end x। अच्छा जी, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि डिफरेंट वेलोसिटी कैसे वैरी कर रही है विद डिस्टेंस x। अच्छा देर टेलिंग यू कि इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक है जी, और वैरियंग विड्थ है, ठीक है जी। अच्छा हम
वेरिइंग विड्थ एक नजर आ रहा होगा कि विड्थ जो वेरी कर रही है ना, वो जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट ऑल टाइम्स, ठीक है। और देखोगे तो एक लीनियर रिलेशनशिप में इंक्रीज करेगी, बिकॉज ये इस तरह से लाइन के शेप में, तो एक इट इज इंक्रीजिंग इन अ लीनियर वे, ठीक है, बड़ी हो रही होगी लीनियर वे में, बड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसको भी रख लेते हैं थोड़ा सा दिमाग में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अब करने की कोशिश करते हैं। मुझे ग्राफ देखना है इसका कैसे बनेगा। अच्छा, अगर ये एक ही बैटरी है तो उसका मतलब करंट आए जा रहा होगा, यानी पूरी चीज में से करंट आए ही जा रहा है, सो दैट्स गुड। हमें क्या पता है, हमें पता है आई इक्वल्स टू एन ए वी ई, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें v और लेंथ l का हमें रिलेशनशिप निकालना है। अच्छा, लेंथ l कहाँ से आएगी, ऐसा करते हैं i इक्वल्स टू n, मुश्किल मुश्किल सवाल दे दिए। अच्छा, एन ए और वी ई, इसमें जो है ना n अपॉन वॉल्यूम को करना पड़ेगा हमको, और जो है वो हम एरिया जो होता है वो वॉल्यूम अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। एन क्या होता है, एन इज द नंबर डेंसिटी, मैं इसको खोल रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से, इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू ई, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो एन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब एरिया को भी जरा देख लो। एरिया क्या है, वेरिंग विड्थ और यूनिफॉर्म थिकनेस है, यानी थिकनेस इसकी कांस्टेंट है और इसकी वेरिंग विड्थ है, यानी डब्ल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम में एरिया और लेंथ आ गया, ठीक है, और ये एरिया है, और v इंटू ई, ठीक है। अच्छा, इस इससे पहले कि मैं कुछ और भी करूं, ठीक है, मैं एक चीज और कर लूं, मैं एरिया को भी खोल रहा हूं। एरिया को खोल रहा हूं, एरिया जो है वो क्या है, वो थिकनेस और w से बना हुआ है, यानी थिकनेस इंटू डब्ल्यू इंटू लेंथ इंटू थिकनेस इंटू डब्ल्यू इंटू वेलोसिटी इंटू ये, ठीक है। ये थिकनेस और डब्ल्यू तो कट रहा है, थिकनेस और डब्ल्यू काटना नहीं है, सही है। कुछ इस तरह से करते हैं जो आलमा ने बोला है, आई इक्वल्स टू एन ए वी ई, वेलोसिटी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई, ठीक है जी। आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, और ई कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया, ठीक है जी। एरिया को अगर और खोल लेते हैं तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ इनटू थिकनेस, ठीक है जी। थिकनेस कांस्टेंट है तो इसको भी हटा दो, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ। अच्छा, ग्राफ किस चीज का है, ग्राफ को फिर भी देख लेना। ग्राफ जो है वो विड्थ का नहीं है, वेलोसिटी का विद विड्थ नहीं है, वेलोसिटी का विद लेंथ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि यार देखो, जो विड्थ इंक्रीज कर रही है ना, जो विड्थ हमारी इंक्रीज कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है प्रोपोर्शनली टू एल, दैट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली टू एल, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हो, कि नजर आ रहा होगा जैसे जैसे एल इंक्रीज करता है, वैसे वैसे विड्थ भी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली पहले से कुछ विड्थ थी, ऐसा नहीं है कि जब लेंथ जीरो थी तो विड्थ भी जीरो थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि लेंथ के बढ़ने के साथ एक प्रोपोर्शनली इंक्रीज आ रहा है विड्थ में। तो आई कैन ऑल्सो से कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इनवर्स प्रोपोर्शन वाला ग्राफ अगर याद हो तो वो ग्राफ जो था वो ऐसा था, it was something like this, whoops, something like this, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ए। अब इसमें क्यों ये इंटरसेप्ट क्यों आ रहा है, ठीक है, इस बात को समझ लो कि ये इंटरसेप्ट क्यों आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट कि मैंने कुछ आप लोग गलत पढ़ा है, इंटरसेप्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज वही बात है, विड्थ जीरो नहीं है, ठीक है। विड्थ जीरो नहीं है तो पहले से ही कुछ विड्थ है, तो उस पर लाजिमन है कि कोई ना कोई वेलोसिटी हो, ठीक है। ये आप लोगों ने मैथ्स में, आई डोंट नो आप लोगों के पास मैथ्स थी या नहीं थी, तो मैथ्स में एक टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसमें जब भी इंटरसेप्ट होता है, उसमें जब भी कोई भी चीज डोमेन के अंदर ऐड होती है तो ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो समझो ये वही हुआ है, ये ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर गया, क्यों, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड सम विड्थ टू स्टार्ट ऑफ विद, ठीक है। यानी ये ग्राफ जो था वो देयर वाज समथिंग लाइक टू ऑलरेडी थी इसकी विड्थ, लेट्स से ये पहली वाली लेंथ, पहली वाली विड्थ, या चलो एक्स कह लो, तो पहले से कुछ था, तो डोमेन में एक्स ऐड हुआ हुआ है, तो ग्राफ इसलिए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसलिए ये इनवर्स वाला ग्राफ जो है वो इंस्टेड ऑफ दैट इज लुकिंग लाइक दिस, तो ये इसलिए आ रहा है, ठीक है। खैर बहरहाल इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, इनवर्स का वैसे भी नजर आ रहा होगा शेप, यार ये वो वैसा शेप है, यू जस्ट गो एंड, ये वाला सवाल तो हम कर चुके हैं काफी दफा।
The power output of an electrical supply is 2.4 kilowatts at a potential difference of 240 volts. The two wires between the supply and a kettle each have resistance of 0.50 ohm as shown. What is the power supplied to the kettle and what is the potential difference across the kettle? I think ये किसी और पेपर में ऐसा ही सवाल था, इस पेपर का तो पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इस पेपर का सवाल था। खैर 0.5 ओम के रेजिस्टर्स हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द करंट ओवर हियर। ठीक है, करंट किया जा रहा है सर्किट में से। सो पावर जो होती है यानी 2400 वॉट्स इज इक्वल्स टू आई वी। तो आई हमें नहीं पता, ये पता है 240 है। ठीक है, 240 से डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स अगर आपके पास है तो 10 एम्पियर्स अगर आपके पास जा रहा है तो इसका मतलब इसके क्रॉस ड्रॉप क्या आ रहा है, इसके क्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। और इसके क्रॉस क्या ड्रॉप आ रहा है, इसके क्रॉस ड्रॉप आ रहा है 5 वोल्ट का। ठीक है, दोनों के क्रॉस 5-5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो यानी 240 में से 10 वोल्ट निकाल दोगे यानी 230 वोल्ट इधर आ रहे होंगे। और अगर हम पावर निकालने को जाएं तो अगेन 230 इंटू 10 करोगे यानी करंट जो इसमें से जा रहा है, वोल्टेज इंटू करंट, तो आपके पास आ जाएगा 2300 वॉट्स। दिस गोइंग टू बी 2.3 किलोवाट्स। ठीक है, सो द केटल इज यूजिंग 2.3 किलोवाट्स एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 230। ठीक है, अच्छा। The graph shows the variation of potential difference V of the current I in components X, Y, and Z. Which row correctly identifies the components? अच्छा जी, ये वाला is probably an ohmic conductor. ठीक है जी, तो ohmic conductor कौन से होते हैं, या तो एक fixed resistor या metallic conductor जो भी हो at constant temperature. ठीक है जी, this seems like this is going to be Y. ठीक है, सेमी कंडक्टर डायोड था, पहले कंडक्ट नहीं करता फिर एकदम से कंडक्ट करना शुरू कर देता है, तो कोई इसका ब्रेकिंग, कोई उसका नी वोल्टेज होता है, तो दैट सीम्स लाइक दैट इज एक्स। और ये जो है जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड करता था वो किसका था, वो फिलामेंट लैंप का था। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है तो वो वोल्टेज की तरफ बेंड कर जाता है। सो इट शैल बी डी। ठीक है, अच्छा। A wire of resistance 9.55 ohm has a diameter of this much. It is made of metal of resistivity this much. What is the length of the wire? ठीक है, मुझे इसका आंसर बताएं, मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, आप लोग अपनी वर्किंग करें। लेट्स सी आंसर किसका पहले आता है। आ गया भैया आंसर। मिसबा कह रही हैं भाई ए आ रहा है आंसर। मिसबा गलत नहीं, मिसबा सही आया है आंसर, वेरी गुड। सो इफ यू डू दिस, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, आर इक्वल्स टू रो एल को एल छोड़ दो, ए की जगह ए डाल दो, इधर से ए ही आएगा 1.20। ठीक है, अच्छा। ये क्या है, a cell of constant electromotive force but with internal resistance is connected to a fixed resistor R using a potentiometer. A voltmeter measures the potential difference between the terminals of the cell. Which statement explains the change to the reading of the voltmeter as Z is moved towards end X of the potentiometer? अच्छा, there is a problem over here। ठीक है, प्रॉब्लम क्या देखोगे कि एक सेल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, बट इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, वो उन्होंने दिखाई नहीं है, तो जरा वो इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो ताकि उस चीज को निग्लेक्ट ना करके आ जाओ। ठीक है, कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसमें। ठीक है, कितनी बड़ी है क्या है नहीं पता, लेकिन है। चलिए, voltmeter measures the potential difference between the terminals of the cell. Which statement explains the change to the reading of the voltmeter as the contact Z is moved towards end X of the potentiometer? चलिए, अब अगर मैं Z को उठा के एंड X की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग Z को उठा के एंड X की तरफ, तो क्या हो रहा होगा, तो यू विल सी कि इफ आई सपोज करो कि एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, अब मैं इसके पॉइंटर उठा के यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, तो नजर आ रहा होगा काफी क्लियरली कि क्या होता है कि जब एक्स पे आ जाता है तो आर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी, इसको ये जो है वो इस तार के अक्रॉस शॉर्ट हो रहा है, तो बेसिकली उस सूरत में ये ऐसा होगा कि ये है भी नहीं सर्किट में। ठीक है जी, और जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, तो दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में उनकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है जी, उनकी रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगी और जैसे जैसे हम नीचे लेके जा रहे हैं ये फिर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करने को जाएं तो ये क्या हो रहा है, तो पहले पैरेलल में थी रेजिस्टेंस, राइट, एंड देन ये रेजिस्टर हटा देते हैं हम। इट्स लाइक दिस, पैरेलल में थी रेजिस्टेंस और अब हम ये रेजिस्टेंस हटा रहे हैं। सो आई बिलीव द रेजिस्टेंस शुड इंक्रीज, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मैंने आपको हमेशा बताया अगर रेजिस्टर लगा हुआ है उसमें एकदम से पैरेलल उठा के लगा दोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब मैं उसको वापस निकाल लूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द चेंज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग को सबसे पहले तो ये अंदाज लगाना है होगा क्या और फिर क्यों हो रहा है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है, ये वोल्ट मीटर रीड कर रहा है द टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से दे दो या तो आप इसको आई आर के थ्रू दे दो। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो ये वाली रेजिस्टेंस है जिसका आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब इसलिए ये
इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरी सूरत की एक्सप्लेनेशन भी सुन लो कि क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्योंकि इंक्रीज कर रही है, तो जो करंट में जो आर इफेक्टिव है, जो सर्किट का जो आर इफेक्टिव है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से करंट डिक्रीज कर रहा होगा पूरे सर्किट में। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो रही, इंक्रीज इसलिए हो रही है मिसबा, मेरा बच्चा, मैं इतनी देर से ये तो एक्सप्लेन करा था। मैं ये बता रहा था कि अगर आर सपोज करो सबसे ऊपर लगा हुआ है, सबसे ऊपर इधर लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको उठा के एक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, अगर Z ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ है तो दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में, दे बोथ आर इन पैरेलल, देयर रेजिस्टेंस विल बी एडेड इन पैरेलल। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे लेके जा रहे हैं, हम जब एक्स पे ले आते हैं तो क्या होता है, तो ये रजिस्टर बेसिकली शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तार क्या कर रही है, इसको शॉर्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, फिर ऐसा होगा ये रजिस्टर है ही नहीं। ठीक है, तो दो रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, इस रजिस्टर को निकाल दोगे अगर, तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ी भी आएगी, क्योंकि अगर सपोज करो ये आर था और ये भी आर था, तो जब दोनों पैरेलल में लगे हुए थे तो आर ओवर टू आती है, राइट, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर होल इनवर्स आर ओवर टू आएगा। लेकिन जब मैं इसको हटा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, सिर्फ रेजिस्टेंस आर रह जाएगी, जब मैंने इसको हटा ही दिया। तो इसलिए द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है इस पोर्शन की। ठीक है, अब उसकी वजह से करंट डिक्रीज कर रहा होगा, करंट की डिक्रीज करने की वजह से जो प्रोडक्ट है आई आर ये डिक्रीज कर रही है, उसकी डिक्रीज करने की वजह से ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, सो इसको जरा देख लेते हैं, हमारा वोल्टेज तो हम कंफर्म है कि हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। सो वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेज, इट डज इंक्रीज बिकॉज द करंट थ्रू द सेल डिक्रीजेज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा जी, अब ये क्या है, a cell of electromotive force EMF E and negligible internal resistance are connected into a circuit. The circuit has currents I1, I2 and I3 and potential differences V1, V2 and V3. Which equation represents a statement of Kirchhoff's first law? Kirchhoff's first law क्या था? Kirchhoff's first law था KCL. ठीक है, the currents going into a junction must be the currents that are going out of the junction. So I1 आ रहा है, I2 I3 में स्प्लिट हो रहा है, अल्मा कह रही है ए वी वाले वोल्टेज वाले नहीं हो सकते, ये क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज वो Kirchhoff's वोल्टेज लॉ होता अगर होता। ठीक है, तो दैट काइंड, और वैसे भी ये सारे भी वैसे भी गलत है, ये गलत चीजें दी हुई आपको ये बहकाने के लिए। ये हो सकता है सही हो, ये वाला सही है, लेकिन ये केवीएल पे के साथ है, ये वाला गलत होगा। अच्छा, या सही भी होगा तो चेक करना पड़ेगा, जो भी हो, खैर ये Kirchhoff's लॉ से नहीं आने वाली है। अच्छा, कितना टाइम रह गया, ओके, लेट्स जस्ट होप ये हो जाए पूरा पेपर। टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद a 6 volt supply as shown. What is the resistance of the variable resistor to give a potential difference 1 volt across the 12 ohm resistor? यानी कह रहे हैं इसके अक्रॉस 1 वोल्ट हो, अगर इसके अक्रॉस 1 वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। अगर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो आई कैन यूज V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इसका 1, करंट इसका नहीं पता, 12 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या हो गया, करंट हो गया 1/12,000। अब अगर मुझे इसकी इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी वोल्टेज अपॉन करंट से, इसका वोल्टेज क्या है 5 है, करंट से डिवाइड करना होगा, करंट डिवाइड जब हम करेंगे तो 1/12,000 क्या आ रहा है ये आंसर, सो 5/1/12,000 दैट इज 60,000 ohms। ठीक है, सो दैट शैल बी ए 60 किलो ओम रजिस्टर। ठीक है, मैंने काफी दफा सिखाया है ये कि कैसे आप जो है वो वर्कआउट करते हैं, सारी चीजें वो कुछ बता देते हैं कि इस पे वोल्टेज जितना है या उस पे है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट कि सीरीज में अगर दूसरा कोई लगा हुआ है तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल में तो वोल्टेज वही सेम होता है। ठीक है, यू कैन गो एंड डू दैट गिवन आपको पूरा वोल्टेज पता हो, एंड देन इट बिकम्स रियली इजी, इसके थ्रू करंट निकाल लो, सीरीज में करंट सेम होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो ऑन सो फॉर्थ। A nucleus of magnesium decays into a nucleus X by emitting a beta plus particle. The decay is represented by the equation shown. Mg जो है वो X बनता है और beta plus particle release करता है. What are the values of P and Q? Alma says C. Your mass number remains same, so 23 ही रहेगा. Beta plus decay में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, यानी 12 से you should decrease and become 11. So it shall be C. बिल्कुल सही. And let's go over here. In beta minus decay, a neutron inside a nucleus changes to a proton. Which statement describes the quad composition of the nucleus during the decay? तो कौन सा इसमें सही है? A neutron is a UDD. A proton is a UUD. तो क्या हो रहा होगा? A very good. D down quad decreases by 1. ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। ठीक है,